नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 तक हो गया था, आज चौथी क्लास है जहां पे मैं साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इनके साथ साथ मैं ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा हर एक पॉइंट को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वे तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर। कह रहा है कि ऐसी तरंगे जिनको प्रसारित करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोग, मैंने 3 क्लास आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और वहां पे बताया था ये ऐसी वेव हैं जहां पे नो नीड टू मीडियम, इनको मूव कराने के लिए नो नीड टू मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 वेव जो मैंने बताया था उनको छोड़कर कोई भी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। ये क्या है? ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे, इसमें आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है भाई, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जब निर्वात में चलती हैं तो वो किस चाल से चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जब निर्वात में चलती हैं तो मेरे भाई किस चाल से चलती हैं? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल से चलती हैं। और आप मान के चलना, कभी भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मान के चलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्या है? लाइट है। लाइट ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कब? जब ये वैक्यूम में चलती हैं, जब ये निर्वात में चलती हैं। ठीक है भाई, जब ये निर्वात में चलेंगी तो इनकी प्रॉपर्टी किस टाइप में हो जाएगी? प्रॉपर्टी हो जाएंगी भाई लाइट की तरह। ठीक है भाई, लाइट की तरह प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको प्रसारित करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम में भी चल सकती हैं और वैक्यूम में भी चल सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भाई इसको देखो, ऑप्शन आपके पास है ओम, ऑप्शन आपके पास है ओम, पहला ऑप्शन। दूसरा आपके पास है हेनरी। तीसरा आपके पास है पास्कल। चौथा आपके पास है हर्ट्ज। तो भाई आप देखो, हर्ट्ज HERTZ ना, बात को समझना। ओम किसकी यूनिट होती है? आर की। आर का मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब मेरे भाई आप सबको पता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ना, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। हेनरी किसकी यूनिट होती है? प्रेरकत्व की, एल, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। पास्कल किसकी यूनिट होती है? आप सबको पता है। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति। आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो भाई बचा कौन? बचा पास्कल। कई लोगों को पता होगा पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की भी यूनिट होती है पास्कल। और यहां पे भी आंसर होगा पास्कल इज द राइट आंसर। पास्कल जो है वो यूनिट होता है यंग मॉडुलस का। यंग के मापांक का, यंग के मापांक का क्या होता है? यूनिट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ी बात करते हैं, इसको समझते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है और पास्कल ही यूनिट क्यों होता है, ये हम देखेंगे भाई। ठीक है ना। तो बात को समझना। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी, हिंदी इसकी अगर मैं बात करूं, प्रत्यास्थता। लोच कहते हैं ना, लोच, हिंदी में लोच कहते हैं या प्रत्यास्था कहते हैं। ये होता क्या है? इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अपनी कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने क्या किया, इसके
शेप में चेंज कर दिया, फिर से ये अपने शेप में आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ को मरोड़ो एकदम अच्छे से, फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे, प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था टॉपिक में ही एक लॉ है, एक नियम है। कौन सा नियम है भाई, हुक लॉ, हुक का नियम। हुक ने ये कहा था, हुक का नियम, हुक ने ये कहा कि किसी भी आर्टिकल, किसी भी वस्तु में जो तुम्हें कोई भी इलास्टिक वस्तु होगी तो उसमें जो प्रतिबल होगा ना, प्रतिबल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विकृति के। अब प्रतिबल की इंग्लिश क्या होगी भाई, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। इट मीन्स अगर विकृति को इस साइड ले आएंगे तो प्रतिबल अपॉन विकृति इक्वल कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और इसी कांस्टेंट को हम E कहते हैं। E का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इलास्टिसिटी कई टाइप की होती है। पहला ही है यंग इलास्टिसिटी। यंग इलास्टिसिटी का मतलब यंग मॉडुलस, मतलब यंग का यंग प्रत्यास्था, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का रेशियो होगा तो उसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं। अब यहां पे अगर यहां से इसकी यूनिट निकालें तो प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल क्या होता है भाई, प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस ना, स्ट्रेस क्या होगा भाई, F अपॉन ए। और जो विकृति होगी, स्ट्रेन होगी, बात को समझिएगा, स्ट्रेन जो होता है ना वो क्या होगा, डेल L अपॉन L। मतलब विकृति क्या होगी भाई, विकृति क्या होगी, किसी भी वस्तु के लंबाई में उत्पन्न वृद्धि तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ये यूनिटलेस होता है, ये क्या होगा, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और अगर स्ट्रेस की हम यूनिट की बात करें, स्ट्रेस की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है, सबको पता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसीलिए यंग मॉडुलस जो है ना, यंग्स मॉडुलस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या होगी भाई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, यही यूनिट होती है प्रेशर की, इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। क्या कहा जाता है भाई, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पास्कल क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, इलास्टिसिटी क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया स्क्रीन पर, इसको मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को पल्स एस कहा जाता है, पर्ल एस। पर्ल एस किसे कहा जाता है भाई, ऑप्शन है आपके पास, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो भाई पल्स एस उसे कहते हैं कार्बोनेट ऑफ पोटेशियम, K2CO3, ठीक है भाई। पोटेशियम कार्बोनेट का ही एक अलग नाम है, क्या होता है, पल्स एस। के का मतलब पोटेशियम, कार्बोनेट CO3, ठीक है भाई। इसका नाम क्या है, पल्स एस है। ये याद होना चाहिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है भाई, एक बार इसको देखिए आप और आंसर टिक करिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन में देखो कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, किस कंपाउंड में सिल्वर नहीं है। पहला है जर्मन सिल्वर, दूसरा है आपके पास हॉर्न सिल्वर, तीसरा है रेड सिल्वर, अगला क्या है भाई, लूनार कास्टिक,
कॉस्टिक। तो अगर हम बात करें, देखो भाई, हॉर्न सिल्वर का फार्मूला होता है AgCl, मतलब यहां पे तो सिल्वर है, ठीक है भाई, यहां तो सिल्वर है। अगर रेड सिल्वर की बात करें, रेड सिल्वर का फार्मूला क्या होता है? हॉर्न सिल्वर का फार्मूला AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। ये जो है ना, ये जो लिखे हैं ये ओर ऑफ सिल्वर है, मतलब सिल्वर के अयस्क हैं, चांदी के अयस्क हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर। अगर हम बात करें लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक किसका नाम है? लूनार कास्टिक किसका नाम है भाई? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। AgNO3 को क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अदर नाम है लूनार कास्टिक। तो भाई इसमें तो सिल्वर है, इसमें सिल्वर है। रेड सिल्वर की अगर हम बात करें, रेड सिल्वर का फार्मूला क्या होता है भाई? Ag3SbS3। इसका मतलब है, इसका एक नाम है, देख लेना, मुझे नाम नहीं पता है। रेड सिल्वर कहते हैं, इसमें भी सिल्वर है, लेकिन हॉर्न सिल्वर, सब में सिल्वर नाम लिखा है, लेकिन हॉर्न सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। तब क्या होता है भाई? इसमें होता है कॉपर, कॉपर होता है, निकिल होता है, और क्या होता है भाई? कॉपर होता है, निकिल होता है और जिंक होता है। ये कॉम्बिनेशन होगा किसका? कॉपर का, निकिल का और जिंक का। अगर हम बात करें हॉर्न सिल्वर में कॉपर कितना होता है भाई? तो ये 50 से लेकर 60% तक होता है, और यहां कितना होता है? 25% टू 35%, और बचा क्या? रिमेनिंग निकिल। रिमेनिंग पोर्शन किसका होगा मेरे भाई? निकिल का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हॉर्न सिल्वर, सॉरी, जर्मन सिल्वर इज द राइट आंसर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता, ठीक है भाई, ये याद रखना है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे होता है? कैडमियम पॉपुलेशन किससे जुड़ा है? कैडमियम पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विथ, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, पहला ऑप्शन है मीनामाता डिजीज, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज। अगला ऑप्शन है आपके पास डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, और अगला है इटाई इटाई। इटाई इटाई एक रोग होता है भाई, और हमसे पूछा है कैडमियम, तो सबको पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, लूसेंट में भी दिया है, हर बुक में ये है। इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? तो मेरे भाई कैडमियम से संबंधित है, कैडमियम ना, कैडमियम से संबंधित है। कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग हो जाता है। अब इटाई इटाई रोग में प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम देखें इटाई इटाई रोग में क्या होता है भाई, सबसे पहला इसका पेशेंट जापान में मिला था 1956 के अराउंड में। उसको कैडमियम की कमी से, कैडमियम के पोल्यूशन से ये रोग हुआ था। इसमें क्या होता है? बोन में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अगर डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया कहाँ पे है? डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चों को डिसलेक्सिया के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जो होता है वो डिसलेक्सिया की मैं बात करता हूँ, स्टेज 1 जो होता है वो बच्चों में होता है। बच्चों में लेटर जो हम लोग लिखते हैं, पहचानने और लिखने में प्रॉब्लम होती है, और वो बोलने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस पर एक मूवी भी बनी है आमिर खान की, डिसलेक्सिया डिजीज पर, एबनॉर्मल बच्चों पर ये मूवी बनी है। मूवी का नाम है तारे जमी पर। तारे जमी पर जो बच्चा है उसको क्या रोग हो जाता है, क्या डिजीज, क्या प्रॉब्लम रहती है? डिसलेक्सिया, लेकिन वो स्टेज 1 होता है। आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा, 3 स्टेज होते हैं भाई। ब्लैक फुट डिजीज क्या होती है भाई? ब्लैक फुट डिजीज क्या होती है ये सब देख लेना, ठीक है ना, ये बायोलॉजी का टर्म है, देख लेना क्या होगी ब्लैक फुट डिजीज। अगर हम ब्लैक फुट डिजीज की बात करें तो लगातार आर्सेनिक के कांटेक्ट में रहने पर,
आर्सेनिक के संपर्क में रहने पर क्या हो जाता है भाई, ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। लगातार आर्सेनिक के कांटेक्ट में रहने पर ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। और मीनी माता क्या होता है, मीना माता जो डिजीज होती है इसमें मरकरी, और ये एक पॉइजनस डिजीज है जहां पे वाटर में अगर मरकरी घुल जाती है तो मीना माता डिजीज हो जाता है, देख लेना इनको। इसका आंसर क्या होगा, इटाई टाइरोग कैडमियम से संबंधित है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की खोज किसने की है। तो 4 साइंटिस्ट के नाम है। पहला डेविड हक्स, दूसरा है माइकल स्लेटर, रिचार्ड आर्कराइट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डेविड हक्स। डेविड हक्स ने क्या किया था, माइक्रोफोन की खोज की थी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक इन्वेंशन से तो सवाल जरूर आएगा, तो जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है आप उनको याद कर लेना। यहां से एक क्वेश्चन हर बार आएगा, एग्जाम में हर बार आता है। एम्बेसडर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट डेज हो गए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे जो एग्जाम हो। तो डेविड हक्स ने किसकी खोज की थी, माइक्रोफोन की खोज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला 7th नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है भाई, मिरर हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। मिरर 3 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन। जो प्लेन मिरर होते हैं, जो प्लेन मिरर आपके होते हैं ना, इनका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है भाई, अनंत होता है, ये याद रखना, अनंत होता है। फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है भाई, अनंत होती है फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी इज द राइट आंसर। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है। पहला ऑप्शन है ऑडियो साउंड, दूसरा होता है इंफ्रासोनिक, तीसरा अल्ट्रासोनिक, चौथा सुपरसोनिक। तो देख लो भाई, ऑडियो साउंड, ऑडियो का मतलब जो हम लोग सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऑडियो साउंड। अगला क्या है भाई, अगला है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक, नेक्स्ट सुपरसोनिक। अब देखो जो हम लोग सुनते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना भाई, ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो हम लोग फ्रीक्वेंसी ध्वनि सुनते हैं, ऑडिबल साउंड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से लेकर 20,000 तक। इंफ्रासोनिक की जो होती है, इंफ्रासोनिक की इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है मेरे भाई, कम होती है। और अल्ट्रासोनिक जो होगी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये 20,000 से ज्यादा होगी, 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ज्यादा होगी। और जो सुपरसोनिक होता है ना भाई, सुपरसोनिक इज द अदर नेम ऑफ अल्ट्रासोनिक। मॉडर्न में हम क्या होता है, मॉडर्न में अल्ट्रासोनिक को अल्ट्रासोनिक ना कह के सुपरसोनिक कहने लगते हैं। सुपरसोनिक नाम से लग रहा है सुपरसोनिक मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, नहीं ऐसा नहीं है। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई भी स्पीड नहीं होती, लाइट से तेज कोई भी नहीं चल सकता, ठीक है ना भाई।
ये ज़्यादा से ज़्यादा सुपरसोनिक जो वेव्स होती हैं या सुपरसोनिक फाइटर्स होते हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल सकते हैं। लेकिन लाइट जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब समझ रहे हो 3 लाख 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा, तो उससे स्पीड किसी की ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंफ्रासोनिक जो वेव होती हैं, साउंड होती हैं, ये क्या होंगी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई, देख लो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द इनर्ट गैस एब्यूंडेंटली फाउंड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इज। हिंदी में पढ़ें तो अक्रिय गैस बहुतायत से पाई और व्यापक रूप से वितरित की जाती है। इसका मतलब है कि हमारे जो वायुमंडल में अक्रिय गैस, कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है। पहला ऑप्शन है Xe, मतलब जेनॉन का सिंबल है ना। अगला क्रिप्टॉन, Kr, क्रिप्टॉन। फिर अगला क्या है भाई, अगला है हीलियम, हीलियम। अगला है Ar, मतलब आर्गन। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वातावरण वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % में पाई जाती है मेरे भाई, तो बात को समझना। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना, 78%। फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, कितना, 21%। इसके बाद इनको जोड़ दो तो 99 आ जाएगा। इसके बाद अदर गैस पाई जाती हैं मेरे भाई। अदर गैस में 2 टाइप की गैस पाई जाती हैं। एक होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में केवल एक गैस पाई जाती है, वो है आर्गन। और आर्गन कितने % पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्गन इज द राइट आंसर। अगला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जितना भी बचेगा रिमेनिंग या कुछ पोर्शन सल्फर डाइऑक्साइड इस टाइप में पाए जाते हैं। लेकिन मेनली आप इनको याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का। ठीक है भाई, ये एग्जाम में पूछा गया है। वायुमंडल में हमारे इस टाइप में गैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और अक्रिय गैस में आर्गन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। क्रिप्टॉन, हीलियम सबसे हल्की होती है, नहीं पाई जाएगी। क्रिप्टॉन, जेनॉन भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, सिरका का उपयोग एक मसाले के रूप में और सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के अचार में किया जाता है। सिरका का घटक क्या है, कंपोनेंट ऑफ विनेगर। इंग्लिश में पढ़ें तो विनेगर इज यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट एंड in the pickling of vegetables and other foods. What is the constituent of vinegar? विनेगर का जो घटक है वो क्या है। सिरके की अगर हम बात करें, देखो भाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ब्यूटेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड और क्या भाई, एथेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड, ये ऑप्शन है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा। सिरके की अगर हम बात करें तो अगर मैं पूछूं सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है सिरके में, इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन ऑप्शन में एसिटिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है मेरे भाई, बात समझिएगा, ऑप्शन जो है, ऑप्शन में IUPAC नाम है, IUPAC नेम है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन IUPAC नेम से भी पूछा जा सकता है, चाहे NTPC के एग्जाम में या ग्रुप डी के। ALP में तो पूछा गया था, RRB JEE में भी पूछा गया था, क्योंकि दोनों एग्जाम मैंने दिए थे, मुझे पता है। IUPAC नेम एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लो भाई, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा।
सबसे पहले इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड के फार्मूले की अगर बात करें तो CH3COOH, CH3COOH। अब अगर हम बात करें तो बताओ यहां पे कौन सा ग्रुप है, COOH, मतलब ओइक एसिड है। ओइक एसिड का मतलब मेथ एथ, तो यहां पे क्या होगा एथ। ओइक एसिड है तो एथेन है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन क्या होगा ओइक एसिड। इसको मिलाओगे तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होगा सिरके में होता है, क्यों? क्योंकि इसी को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आसान है क्या ये IUPAC नेम बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड मेथ एथ 2 कार्बन के कंपाउंड हैं। इसको अगर आप ओपन करोगे तो इस टाइप में होगा ना भाई, ऐसा ऐसा होगा। कितने कंपाउंड यहां से काउंट करोगे 1 2, 1 2 मतलब मेथ एथ, तो एथेन आ गया, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है एथेन। ये डबल बॉन्ड है लेकिन ये किसके साथ है, ये पूरा ग्रुप है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड का, तो एथेनोइक एसिड आपका क्या होगा आंसर होगा। सिरके में कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है, एथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गई, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और आंसर करिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है भाई, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। पहला है ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर साधारण पानी। दूसरा आपके पास क्या है भाई, सी वाटर। फिर क्या है, बॉइल्ड वाटर। अगला डिस्टिल्ड वाटर। तो भाई इसका फार्मूला H2O होगा, ये भी H2O होगा, सब में H2O, सबका फार्मूला H2O होगा। लेकिन जो सी वाटर होगा ना भाई, इसमें क्या होंगे, बात को समझना, सॉल्ट भी होगा। क्योंकि जो समुंदर का पानी होता है, पानी तो होता ही है लेकिन वो खारा होता है, उसकी क्वालिटी होती है। और सॉल्ट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, NaOH। Na पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ फ्री आयंस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाटर इज द राइट आंसर। बॉइल्ड वाटर नहीं होगा क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं होगा, इसमें भी सॉल्ट नहीं होगा, इसमें भी सॉल्ट नहीं होगा। यहाँ सॉल्ट है मतलब आयंस हैं, आयंस होंगे इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सी वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सबसे अच्छा सुचालक होगा इनमें से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इसको पढ़िए और इसका आंसर कोशिश करिए देने की। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद सबसे कम क्वथनांक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये पूछा है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला है केरोसिन, केरोसिन SENE। दूसरा आपका है गैसोलीन, गैसोलीन। अगला आपका है डीजल। अगला है ल्यूब्रिकेटिंग एलिमेंट ऑयल। ये 4 ऑप्शन है भाई आपके पास। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम क्वथनांक किसका है। तो अगर हम बात करें केरोसिन का जो क्वथनांक होता है मेरे भाई, वो 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गैसोलीन का अगर हम बात करें, गैसोलीन का जो क्वथनांक होता है वो 30 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 से लेकर 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर डीजल की हम बात करें, डीजल का जो क्वथनांक होता है ना, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर
380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 380 डिग्री सेंटीग्रेड। और लुब्रिकेटिंग ऑयल की अगर हम बात करें, स्नेहक तेलों की अगर बात करें, तो इसका होता है अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा है सबसे कम किसका होगा, तो देख लो भाई 150, 150 ये सबसे कम किसका होगा, आंसर होगा गैसोलीन इज द राइट आंसर। गैसोलीन का जो क्वथनांक होगा ना वो सबसे कम होगा। तो ये याद कर लेना, याद करना, रेंज याद कर लेना, आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, सबसे कम है सबसे ज्यादा भी पूछ सकता है, कोई 4 दे देगा सबसे ज्यादा किसका क्वथनांक होगा, तो सबसे ज्यादा पूछता तो किसका होगा भाई, डीजल का होता, क्योंकि 380 तक गया है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहा हूं भाई, इसको मिटा दे रहा हूं ना। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, कह रहा है बिजली के बल्ब को विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ये पूछ रहा है। नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। हमें पता है कि बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस भरी होती है, नोबल गैस भरी होती है, इनर्ट गैस भरी होती है, लेकिन स्पेशली कौन सी गैस भरी होती है, इन ऑप्शन में अगर हम देखें इसका आंसर होगा आर्गन। आर्गन इज द राइट आंसर। बिजली के बल्ब में आर्गन भरी होती है, लेकिन अब जो बल्ब आ रहे हैं उसमें आर्गन के अलावा हीलियम भी भरी हो सकती हैं, देख लेना, ठीक है ना भाई। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा, आर्गन इज द राइट आंसर होगा। आर्गन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये मेरे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जेई का जब प्री हुआ था तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं। मतलब जैसे हमें बारिश करानी हो अपने से, तब किस गैस का यूज करेंगे, किस कंपाउंड का यूज करेंगे। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड SI, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना भाई, सिल्वर आयोडाइड, अच्छा सिल्वर आयोडाइड Ag2I, मैं सिलिकॉन लिख रहा था। अगला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इन चारों में से किसका यूज किया जाता है, इन चारों में से या किसका यूज किया जाएगा भाई। तो बात ध्यान देना, जब भी कभी आर्टिफिशियल रेन करानी होगी तो हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, IODIDE ना। सिल्वर आयोडाइड इज द राइट आंसर। सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं कृत्रिम वर्षा करानी होगी तब। उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।